नमस्कार दोस्तों, आरबीएस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ा था परमाणु संरचना और परमाणु संरचना के बारे में थ्योरेटिकल बात की थी। कुछ वैज्ञानिकों ने जो भी परमाणु के बारे में कहा था वो सिद्धांत जो थॉमसन वगैरह ने महर्षि कर्नाद ने परमाणु के बारे में कहा था, उनके बारे में डिस्कस किया। परमाणु के भौतिक कण उनकी खोज के बारे में बात करते करते हमने विद्युत विसर्जन नलिका के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड के उच्च वोल्ट लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। मतलब कोई भी नलिका ली, उसी नलिका में दो नलिका के एक सिरे पर एनोड और दूसरे पर कैथोड इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके उनको बैटरी से सप्लाई है वो उच्च वोल्ट तक कनेक्ट कर लिया। उच्च वोल्ट कनेक्ट करने के बाद में उसने जब सप्लाई प्रोवाइड की, नलिका में सप्लाई प्रोवाइड की तो उसमें देखा कि नलिका की दीवारों पर क्या हरी हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो गई। तो ये विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों का बनना। थॉमसन ने प्रयोगों में द्वारा प्रमाणित किया कि जो निर्वात में उच्च वोल्ट लगाने से नलिका में कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। ठीक है, किरणों के रूप में होता है। तो थॉमसन ने इन किरणों को क्या था कहा, वो कैथोड किरणें कहा। ठीक है, थॉमसन के अनुसार क्या कहा था, कोई भी मतलब नलिका के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, एक तरफ एनोड जोड़ दिया, एक तरफ कैथोड जोड़ दिया। तो उनको दोनों सिरों को किसी उच्च वोल्टता बैटरी से जोड़ दिया। तो उसमें जब इन कैथोड के इनमें सप्लाई प्रोवाइड की गई तो क्या हुआ, इसमें विद्युत प्रवाह हुआ। तो वो विद्युत प्रवाह किस रूप में हुआ, विद्युत प्रवाह किरणों के रूप में हुआ। किसी नलिका में क्या हुआ, विद्युत का प्रवाह हुआ किधर से, कैथोड से एनोड की तरफ किरणों का प्रवाह होता और विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप में। तो जो किरणें के रूप में हुए तो उन किरणों को ही थॉमसन ने कहा था कैथोड किरणें कहा। ठीक है, तो कैथोड किरणों के गुणधर्म की बात करते हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है और यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। मतलब लाइट जैसे अपन प्रतिदीप्ति मतलब एक चिंगारियाँ उत्पन्न मतलब फ्लैक्स उत्पन्न करती है। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। कैथोड किरणें क्या होती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। यह जब किसी गैस से गुजरती है तो आयनित कर देती है। जब ये कैथोड किरणें किसी गैस से गुजरती है, उस गैस को क्या कर देती है, आयनित कर देती है। ये ऋणावेश कणों से बनती है। क्या कैसे बनती है, जो ये जिन कणों जो भी कण ऋणावेशित होते हैं उनसे कैथोड किरणें बनती है। इन कणों का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात समान होता है। किसका, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ये वस्तुतः द्रव्य किरणें होती है। ये क्या होती है, द्रव्य किरणें होती है। जिसे थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनती है। उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ऋणावेशित कणों से बनती है तो उन थॉमसन ने कणों को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तथा इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 पाया गया। जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है उसका कितना हो गया, मतलब
एक तो किसका हो गया, द्रव्यमान किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का, और 1837 के हो गया हाइड्रोजन का। मतलब ये नहीं, एक तो हो गया हाइड्रोजन का और 1837 पाया गया इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। मतलब एक इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 18/1/37 होता पाया। प्रयोग द्वारा कैथोड किरणों के गुणों से यह प्रमाणित हुआ कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है। क्या 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 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड गुणों से प्रमाणित हुआ कि परमाणु के ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब परमाणु के ऋणावेशित कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है। मतलब उस जो ऋणावेशित कण उनको इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या है, परमाणु से अलग किया जा सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, इसलिए परमाणु का शेष भाग जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है वह धनावेशित होना चाहिए। और जिसमें अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे बने होते हैं, ऋणावेश कणों से बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अपन निकाल सकते हैं। अगर परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो शेष भाग बचता है परमाणु का, वो क्या, धनावेश तो होना चाहिए। ये डाल्टन का सिद्धांत था। प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब उस विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की गई जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। प्रोटॉन की खोज कब की गई, 1886 में। किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी। कैसे किया, विसर्जन नलिका में धन किरणों से। वो कैसे क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्या किया उसने, विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब उस विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने एक नलिका ली, ठीक है, तो नलिका ले ली, कौन सी, छिद्र में नलिका ली, कैथोड नलिका ली। इसके एक भाग जो एनोड है उसको उच्च वोल्टता से जो कनेक्ट कर दिया, दूसरा भाग छिद्र में कैथोड है इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये लाल, अब ये जो बच रहा है ये, इसमें कम दाब पर गैस होगी, इसमें गैस होगी, कम दाब पर गैस है, और जो लाल चमक है इसमें, ये लाल चमक है, तो ये प्लस वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में धनात्मक किरणें हो गई प्लस वाली, ठीक है। तो इन्होंने कहा धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, धन रेखा भी सीधी रेखा में गमन करती है। इनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन था उसमें क्या हुआ था, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या हुआ था, समान था। लेकिन इसमें क्या, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ये था। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। ये धन आवेशित कणों की बनी होती है। इसकी बनी धन आवेशित कणों की बनी होती है। ये भी ध्रुवीय किरणें ही होती है। जो धनात्मक किरणें होती है वो क्या, ध्रुवीय किरणें होती है। अगर सन 1919 की बात करें तो इसमें इस धन कण की पहचान प्रोटॉन रूप में की ये तथा बताया गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के साथ ही धन आवेशित कण प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। दोनों की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। क्या, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से
1837 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 होता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 होता है। यह परमाणु का थॉम्सन प्रतिरूप। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित होने के बाद थॉम्सन ने 1898 में 1898 में बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धन आवेशित गोला होता है। परमाणु थॉम्सन का प्रतिरूप क्या बोलता है कि प्रमाणित होने के बाद थॉम्सन ने 1898 में बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धन आवेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धन आवेशित गोला तो होता है, उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसके तुलना उसने एक मिठाई नाम की मिठाई सीखी। कौन सी मिठाई सीखी? वो प्लम पुडिंग मिठाई सीखी, जिसमें केक में जगह जगह पर सूखे मेवे उपस्थित होते हैं। तो हम इसको समझने के लिए तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके गुद्दे को धनभाग, जो तरबूज होते हैं उसके गुद्दे को धनभाग, और जो उसके बीज होते हैं, बीजों की बात करें तो वो कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो उसमें उपस्थित बीज को इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। ये उदाहरण के तौर पर था। इस प्रतिरूप को प्लम पुडिंग प्रतिरूप का नाम दिया गया। कुछ समय बाद इस प्रतिरूप को खारिज कर दिया गया क्योंकि इस रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करता। जो थॉम्सन परमाणु का थॉम्सन प्रतिरूप था, जो थॉम्सन ने दिया था, इसको बाद में खारिज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये जो एक वैज्ञानिक वो थे रदरफोर्ड, उन्होंने भी इन परमाणु पे का प्रतिरूप या उन पे रिसर्च की थी। तो उनके अल्फा कण है ना, रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसकी व्याख्या ये थॉम्सन का परमाणु प्रतिरूप नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया। जैसे ये कोई इसने तरबूज या कोई परमाणु हो गया जो गोलाकार होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु, तो थॉम्सन ने इसको किया था धनावेशित गोला का। रदरफोर्ड का प्रयोग हम नाभिक परमाणु प्रतिरूप। अब रदरफोर्ड का प्रयोग हम नाभिक प्रतिरूप देखते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी अथवा परिणिका फॉइल, मतलब फॉइल, जिसके साइज की बात करें तो 100 नैनोमीटर अथवा 10⁻⁻7 मीटर है, पर अल्फा कण मतलब हीलियम के नाभिक। अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण कौन होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं। तो उनकी बौछार की, जिसमें चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ वर्ताकार आवरण था। उसके इस प्रयोग से निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त हुए। कौन से परीक्षण प्राप्त हुए? कि अधिकांश कण बिना विक्षेपण के सीधे निकल गए। अधिकांश तो कण है वो क्या बिना विक्षेपण के सीधे निकले। कुछ कण 90 डिग्री और कुछ कण 120 डिग्री पर विक्षेपित होकर निकल गए। लेकिन क्या हुआ कि 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री से प्रक्षेपित हुआ, अर्थात पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग से लौट आया। ये रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग था। अगर डायग्राम सही नहीं दिखा मैं बता देता हूँ आपको, बना देता हूँ। जैसे कि ये सोने की वो जो परत है, ये परत हो गई सोने की, और इसको जिंक सल्फर का क्या होता है? जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ है। ठीक है।
किया हुआ है। तो अब इसने क्या किया है कि मतलब अल्फा कणों की बौछार की, यहाँ से अल्फा कणों की बौछार की इस पे की, तो कुछ कण क्या होते हैं इसे टकरा के ऐसे निकल गए, कुछ कण ऐसे निकल गए। और कुछ कण क्या हुआ कि मतलब 90 डिग्री से टकराए और ऐसे निकल गए, कुछ कण ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए। ऐसे निकल गए, ठीक है। लेकिन 20,000 कणों में से कुछ कण ऐसे हुए कि जो ऐसे लौटा और जैसे गया था वैसे वापस आ गया, मतलब ऐसे गया और ऐसे तो गया और इसी दिशा में वापस आ गया, यहाँ से टकरा कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे कोई ठोस, ये क्यों हुआ ये अब डिस्कस करते हैं। अल्फा कणों प्रोडक्शन निम्नलिखित कर दिए, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। क्या हुआ, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, मतलब अधिकांश भाग तो खाली बताया इसने। समझ धन आवेश परमाणु एक जगह पर केंद्रित है, जो धन आवेश कण है वो एक जगह पर क्या है, केंद्रित है, ठीक है। धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। जो धन आवेश द्वारा घेरा गया स्थान है परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम है, धन आवेश द्वारा घेरा गया। तो मतलब कैसे, जैसे धन आवेश कण तो ये हो गया और परमाणु का आयतन क्या हो ये, तो इसकी तुलना में तो काफ़ी हुआ ना, कम ही हुआ ना ये धन आवेश घेरा, ठीक है। बात करते हैं धातु परमाणु के नाभिक द्वारा अल्फा कण परिक्रमण। इन धातु परमाणु के नाभिक द्वारा अल्फा कणों के परिक्रमण, ये प्रयोग इन्होंने किया है। कुछ कण तो सीधे ऐसे निकल गए, आयत गए वैसे निकले, कुछ कण ऐसे निकल गए, जैसे 120 डिग्री पे चला गया, ऐसे चले गए। और निकले परमाणु समस्त धन आवेश व द्रव्यमान के उनके मध्य छोटे छोटे भाग नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। जो ये नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻ मीटर होती है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, ठीक है, जिसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में तेजी गति से चक्कर लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, रिक्त होता है। तो उसमें ऋणावेश कण क्या होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं। इन वर्ताकार पथों को कक्ष या अथवा कोष कहा जाता है। धन आवेश नाभिक व ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला स्थिरविद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉनों के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेशित नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या बोल रहा है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होने के कारण परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। मतलब जितने परमाणु ऋणावेशित होते हैं उतने परमाणु धन आवेशित होते हैं। तो कुल मिला के दोनों की संख्या बराबर, तो परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। और रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की बात करें, परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियों की बात करें। धन आवेश नाभिक के चारों ओर घूमता ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण उत्पन्न विकिरण उत्सर्जन करेगा, जिससे ऊर्जा में लगातार कमी होगी। वह इलेक्ट्रॉन अनंत नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। एक बोलना चाह रहा है कि वो धन आवेशित कण के चारों ओर घूमता हुआ कण, मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो चक्कर लगाते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे घूमेंगे, तो इसमें चक्कर लगाए तो उनके बीच में मतलब इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होगी। त्वरण विकिरण ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होगी, तो मतलब उसमें
उसको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए। जैसे एनर्जी लगानी पड़ेगी तो जैसे लगाते जाएगा तो एक टाइम ऐसा है कि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब उसकी ऊर्जा ही कम हो जाएगी, कमी ऊर्जा में कमी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन अंत में क्या होगा, नाभिक में आके गिर जाएगा। नाभिक में आके गिर जाएगा तो परमाणु, जिसके कारण परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। दूसरी बात करते हैं तो रदरफोर्ड परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बना सका। मतलब रदरफोर्ड जो परमाणु, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो कौन सी कहाँ चक्कर लगा रहा है, पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है, मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं। इन्हें कोई इस निश्चित पथ नहीं बताया कि यहाँ इधर से मतलब चक्कर लगाएगा। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन को परमाणु अध्ययनों से याद हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होता है। क्या बोल रहा है, परमाणु के अध्ययन से याद हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है। 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं, परंतु आवेश रहित होने के कारण इनकी पहचान में कठिनाई आई। मतलब आवेशित कण होते हैं। 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते, परंतु उनको आवेश रहित होने के कारण उनकी पहचान कठिन है। तो 1932 में उदासीन कण को न्यूट्रॉन की खोज हो गई, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की खोज? न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम डिस्कस करते बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।